सेक्शन 24 CRPC ऑफिस ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। तो आप लोगों में से किसी ने कुछ पढ़ा है इसमें, ये बताइए। यस सर। हाँ, तो इसमें क्या आप लोगों ने पढ़ा है इस बारे में बताएं। पढ़ने के बाद कोई डाउट हुआ क्या, पहले ये बताइए, फिर इसे शुरू करते हैं। यस सर, एक डाउट था, जो केदार है ना, जो बनाते हैं सर, उसका मतलब समझ नहीं आया था। ये क्या बना, मतलब क्या समझ में नहीं आया था, एक बार और क्लियर करेंगे। सर मतलब ये कैसे बनते हैं, कौन बनाता है? बनाते तो स्टेट गवर्नमेंट है सर, बट कैसे बनती है ये सर, वो समझ नहीं आया था। ओके, तो इसमें आगे के सेक्शन में हम लोग देखेंगे कैसे बनते हैं। एक्चुअली एक डिस्ट्रिक्ट जज से राय मांगी जाती है कलेक्टर के द्वारा। वो एक पैनल बनाते हैं लॉयर्स का, वो स्टेट को भेज दिया जाता है। फिर वहाँ से जो शासन है वो उनका अप्रूवल करके भेज देता है कि इतने लोगों को बनाया गया। और इसमें अलग अलग टर्म अलग अलग स्टेट में चलते हैं। अपने यहाँ GDC चलते हैं, या DGC क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल, गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, वाट एवर। MP में पब्लिक प्रोसिक्यूटर चलता है, कुछ और स्टेट में भी लाइकवाइज ऐसी चलता है। तो ये हर स्टेट का अलग अलग है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। अपॉइंटमेंट कैसे होता है तो ठीक है, चलिए इस पर हम लोग बातचीत कर लेंगे। और इसमें काफ़ी सारे क्लॉज हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये चैप्टर सेक्शन है 24 पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में। ये लोग कंडक्ट करते हैं ट्रायल, मतलब प्रोसिक्यूशन के बिहाफ पर सब अपीयर होते हैं कोर्ट में। तो इसमें और कोई डाउट, बुंदेला जी? नहीं सर, एक्चुअली सर आपने शायद 15 तक पढ़ाया था, तो हमने अभी आगे पढ़ा नहीं था, और हमें 9th वाले में भी डाउट था थोड़ा। 9th वाले में 9th वाले में मतलब सेक्शन 9 से है आपका? हाँ, सेक्शन 9 का सबसेक्शन 6 में। आप पढ़ सकते हैं उसको क्या एक बार ज़रा? हाँ सर। प्लीज़। सेशन न्यायालय सामान्यतः अपनी बैठक ऐसे स्थान या स्थानों पर करेगा जो उच्च न्यायालय अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, किंतु यदि किसी विशेष मामले में सेशन न्यायालय की यह राय है कि सेशन खंड में किसी अन्य स्थान पर बैठक करने से पक्षकारों और साक्षियों को सुविधा होगी, तो वह अभियोजन और अभियुक्त की सहमति से उस मामले को निपटाने के लिए या उसमें साक्षी या साक्षियों की परीक्षा करने के लिए उस स्थान पर बैठक कर सकते हैं। तो सर हमारा डाउट इसमें ये था कि ये लोग ऐसे, मतलब ऐसे इसमें लिखा है कि जहाँ उनको सुविधा होगी, तो ऐसे तो फिर बिना कोर्ट के कहीं पे भी ऐसा कर सकते हैं ये लोग? हाँ, ये प्रावधान दिया गया है। जो लास्ट डिस्कशन हुआ था उसमें हम लोगों ने इसे डिस्कस भी किया था। ये क्या है एक्चुअली इसमें राज की, ये जो है हाई कोर्ट से परमिशन आती है, हाई कोर्ट से इसका निर्देश आता, डायरेक्शन आता है कि आप कहाँ बैठेंगे। लेकिन इसमें ये जो दिया गया है, ये आपने सबसेक्शन 6 पढ़ा है सेक्शन 9 का, राइट? जी सर। तो इसमें लिखा है कि वो प्रोसिक्यूशन से बात करेंगे सेशन जज, और डिफेंस से बात करेंगे, मतलब आरोपी पक्ष से बात करेंगे, और उसके बाद वो ये देखेंगे कि गवाहों का कन्वीनियंस किस में है। ठीक है, सुनवाई की कन्वीनियंस या जहाँ ट्रायल होनी है वो सुविधा किस जगह पे है, कौन सी जगह कन्वीनियंट रहेगी, वहाँ पे ले जा सकते हैं। ये तो प्रावधान CRPC में दिया गया है। लेकिन जो स्टेट रूल्स हैं, जिनको हम क्रिमिनल कोर्ट रूल्स कहते हैं, हाई कोर्ट रूल्स कहते हैं, सिविल कोर्ट रूल्स कहते हैं, उसमें यह है कि ये बिना हाई कोर्ट की परमिशन के या हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बिना नहीं हो सकता, जो इसके पहले की धारा में दिया गया है, सबसेक्शन 4 में दिया गया है। तो चूँकि ये क्लॉज दिया गया है, उनके पास ये शक्तियाँ हैं, लेकिन मैंने अपने पूरे इसमें टेन्योर में कभी इसका प्रयोग करते हुए किसी को नहीं देखा। हाँ, ये ऐसा ज़रूर हुआ है
कि कहीं एक केस हुआ हो और हाई कोर्ट ने उसे दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र इसलिए कर दिया हो कि सुनवाई की सुविधा थी वहाँ पे। सुनवाई की सुविधा से मतलब है कि वहाँ जहाँ ये अपराध कमिट हुआ था जिस ज़िले में, वहाँ अगर सुनवाई की जाती तो दिक्कत आती, शायद गवाहों को भी दिक्कत आती और शायद जो पीड़ित पक्ष था उनको भी दिक्कत आती। तो उसकी ट्रायल मुरैना ज़िले से हटा के भिंड ज़िले में कर दी गई थी जब मैं भिंड में पोस्टेड था। अच्छा, तो सर सिर्फ उसी केस की ट्रायल वहाँ की थी कि मतलब उस सब सारों की? नहीं, केवल एक केस, केवल एक केस। अच्छा, ओके सर। तो बट हमने सुना हुआ था कि जो राम रहीम का केस हुआ था उनकी सुनवाई मतलब जेल में हुई थी। नहीं, जेल में सुनवाई तो वो कई सालों से हो रही है, अभी नहीं। राम रहीम के केस के कई साल पहले से हम लोग करते आ रहे हैं। जेल में सुनवाई का ये मतलब नहीं होता कि जज जेल में जाता, नहीं, ऐसा नहीं होता। जज कभी जेल में नहीं जाता। एक्चुअली वीसी होती है, उसको हम लोग कहते हैं, जुडिशियल टर्म में या शॉर्ट फॉर्म में वीसी। इट मीन्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जैसे मैं आप लोगों से कर रहा हूँ, आप लोगों के वो बंद है कैमरे, उसमें ये होता है कि जहाँ पे हम लोग बैठे होते हैं हर कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कमरा होता है या एक लैब टाइप की होती है, एक कॉन्फ्रेंस हॉल टाइप का होता है। मल्टीपल स्क्रीन्स लगी रहती हैं वहाँ, अलग अलग जेल से या अलग अलग जगहों से ब्रॉडकास्ट हो रहे होते हैं, हम लोग लगे रहते हैं। और जेल में जहाँ वो कैदी बैठे हुए थे वहाँ भी एक टीवी लगा होता है जहाँ पे हम लोग दिखाई देते हैं। तो वो कैदी राम रहीम को जो हुआ था, ऐसी इस तरह की वीसी हम लोगों ने भी की है। ये जेल में वहाँ कैमरा लगा होता है, माइक लगा होता है, वो जो बोलता है वो यहाँ सुनाई देता है कोर्ट में, हम लोग कोर्ट से जो बोल रहे हैं उसको वहाँ जेल में सुनाई देता है। तो ये होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ट्रायल थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बाय वीडियो वीसी। ठीक है, जेल में जाके सुनवाई नहीं होती। इवन प्राइम मिनिस्टर जब पीवी नरसिम्हा राव साहब थे तो उनकी सुनवाई के लिए जस्टिस एस.एन. ढींगड़ा, जो बाद में दिल्ली हाई कोर्ट के जज हुए, उस समय एडीजे थे, उनकी कोर्ट में सुनवाई चलती थी। तो वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का कोर्ट में आना जाना मतलब पूरे कोर्ट को लॉकअप एक उसमें बदल देना, छावनी में, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है पीएम की, तो वो कन्वीनियंट नहीं था। तो उसके लिए ज़रूर सुनवाई की वो वेन्यू जो है वो चेंज हुआ था और वो था दिल्ली का विज्ञान भवन। वहाँ पे जस्टिस ढींगरा साहब अपने स्टाफ के साथ जाते थे, पीएम वहाँ सुनवाई में आते थे और वो सुनवाई वहाँ कंक्लूड हुई है। एक ही इंस्टांस हुआ है अभी तक मेरी जानकारी में। ठीक है, तो न्यायालय जो है वो उठ के नहीं जाता, यूजुअली मुलजिम आता है। और ये एक केस मैंने अपवाद स्वरूप बताया एक्स प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव साहब का। उसके अलावा जो बाकी कैदी हैं, जैसे आपने राम रहीम की बात की है, ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जहाँ मुलजिम को कोर्ट में लाना फिजिबल नहीं होता, प्रैक्टिकल नहीं होता, व्यवहारिक नहीं होता। व्यवहारिक इस सेंस में नहीं होता कि वो अगर वहाँ आएगा तो सिक्योरिटी को खतरा है या उसके जो समर्थक हैं वो उपद्रव मचा सकते हैं, उसके जो अनुयायी हैं। वो हुआ ही था, हमने देखा था कि करनाल में और वहाँ हरियाणा में कई जगह जहाँ जहाँ इनके वो डेरे वगैरह थे, वहाँ बड़े पैमाने पर हिंसा वगैरह हुई थी जब इनको अरेस्ट किया गया तभी। तो अगर इनको हर सुनवाई पे लाया जाता तो न केवल कोर्ट की सिक्योरिटी खतरे में आती, बल्कि दूसरे जो वकील हैं, पक्षकार हैं, अपराधी हैं या आरोपी हैं, अभियुक्त हैं, और आम जो लोग गवाही देने कोर्ट में आ रहे हैं उनकी उसको भी खतरा हो सकता था। मतलब उनकी जो है जान को या उनको क्षति होने की संभावना थी। तो इसको देखते हुए फैसला लिया जाता है। और अब तो यूजुअली अधिकतर केसों में होने लगा है, जहाँ भी कोई थोड़ा सा भी ऐसा मुलजिम होता है उसकी सुनवाई वीसी से कर ली जाती है। ठीक है, वीसी मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वो जेल में ही रहता है, वहीं से उसकी हाजिरी लग जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को, जैसा हमने एविडेंस एक्ट में पढ़ा था, इसको मान्यता दे दी गई है। तो इस तरीके से होता है साक्षी वो वीसी। ठीक है, ओके सर। एंड एनी मोर डाउट्स? क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ 2 लोग और आ जाएं, उसके बाद फिर इसको हम धारा 24 से शुरू करें। कोई और डाउट? बुंदेला जी, नो सर। आप पिछली क्लास में नहीं थे तो उस बारे में पूछ लीजिए। सर जो आपने पिछली वाली क्लास में 15 सेक्शन तक पढ़ाया था तो वो तो हमने पढ़ लिए थे, अभी वो तो आ गए थे सारे, बस इसी में प्रॉब्लम थी सेक्शन 9 के सब सेक्शन 6 में।
ओके, सबसेक्शन 6 में तो ये तो हो गया क्लियर आपका। तो इसके बाद के जो है सेक्शन, मेरा मतलब ये इसके बाद के सेक्शन से कि इसके बाद के जो वो सेक्शन थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, न्यायिक मजिस्ट्रेटों के कार्यालय वगैरह वगैरह, दूसरे जो वो हैं वो क्लियर है आपको। तो देन वी कैन प्रोसीड विद सेक्शन 24। सर एक्चुअली अभी अगर पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर मतलब अगर हमें थोड़ा बहुत डाउट होगा तो आपसे कल पूछ लेंगे, आज सारे पढ़ के। ठीक है, ठीक है। और हमने पहले पढ़ा था तो शायद 21 में आ रहा था थोड़ा इशू, पर अब हम आज इसको पढ़ के तो कल बता देंगे आपको, क्योंकि अभी रिवीजन नहीं किया ना तो एकदम से कैसे। ओके, 21 में क्या इशू था? 21 में तो कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं। 21 में केवल ये लिखा है स्पेशल कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो स्पेशल कार्यपालक या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वही है, वैसा ही है जैसे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। फ़र्क केवल इतना है कि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है और ये जो है ये कार्यपालिक या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। बाकी इनके अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया या वो सब जो है वो सेम है। हाई कोर्ट इनको पावर जो है वो कन्फर करता है और इनको स्टेट अपॉइंट करती है, केवल इतना सा है। चलिए तो हम लोग फिर शुरू करते हैं। इट इज़ सेक्शन 24 पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो पहला तो ये है कि जो हम लोगों ने लास्ट टाइम समरी डिस्कस किया था क्लास खत्म होने के पहले, वो ये था कि कैसे होंगे, कैसे अपॉइंट होंगे। तो व्हाट सेक्शन 24 सेज इज़ दिस कि फॉर एवरी हाई कोर्ट, है ना। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं हाई कोर्ट से, फिर हम नीचे डीपीओ और एडीपीओ और ये जो है लोअर कोर्ट में जो लोग काम करते हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फॉर एवरी हाई कोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट शैल, मतलब एज द केस में भी सेंटर में है तो वो जैसे मैंने बताया था आपको कि सॉलिसिटर जनरल होंगे, स्टेट में आ जाते तो एडवोकेट जनरल होंगे। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हैं स्पेशली अपार्ट फ्रॉम दीज टू पोस्ट दे आर बीइंग अपॉइंटेड, या इट इज़ इन प्रैक्टिस कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स आर सेपरेटली अपॉइंटेड। सॉरी। तो फॉर एवरी हाई कोर्ट, यहाँ हाई कोर्ट की यहाँ बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट फिलहाल इसमें नहीं है। फॉर एवरी हाई कोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट द स्टेट गवर्नमेंट शैल आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट appoint a public prosecutor and may also appoint one or more additional public prosecutors for conducting in such court any prosecution, appeal or other proceeding on behalf of the central government or state government as the case may be, जैसा भी मामला हो। फिर इसमें द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एनी केस और क्लास ऑफ केसेस इन एनी डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया। पहले हमने पढ़ा हाई कोर्ट का, फिर हम ये नीचे आ गए डिस्ट्रिक्ट या लोकल एरिया, ठीक। फिर थर्ड इसमें जो है सेक्शन 24 का सब सेक्शन 3 है। इट रीड्स फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड मे ऑल्सो अपॉइंट वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइडेड। फिर ये 3 के बाद प्रोविज़ो आ गया यहाँ पे, प्रोवाइडेड दैट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंटेड फॉर वन डिस्ट्रिक्ट मे बी अपॉइंटेड ऑल्सो टू बी पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एपीओ एपीपी एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एज द केस मे बी फॉर अनदर डिस्ट्रिक्ट। हाँ साक्षी पूछिए। सर आप ये जो सबसेक्शन 2 है सर, इसमें लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एनी केस और क्लास ऑफ केसेस। सर तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी होते हैं क्या सर? इस लाइन से ऐसा लग रहा है कि हाँ होते हैं। हाँ ओके। वो ऐसे होंगे जैसे मान लीजिए कि रेगुलरली जो केस जाते हैं जो गवर्नमेंट के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, जैसे नारकोटिक वाले केस हैं, है ना। और कुछ ऐसे केस हैं जिनमें ये सेडिशन वाला मामला लगा हुआ है, या कोई आर्म फोर्सेस से रिलेटेड कोई मामला है, या कोई टैक्स एवेजन का मामला है बड़ा भारी,
या हम इसको ले लें फेमा का मामला है ना, फेमा या फेरा का मामला है। फेरा जो है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो है वो है, और फेमा उसी की एक सब ब्रांच है, जहाँ हवाला हम जिसको कहते हैं बाहर से पैसा आना वगैरह ये सब। तो ये जो ऑफेंस है ये एक तरह से देखा जाए तो स्टेट का कंसर्न नहीं होता है, कंसर्न बहुत ज़्यादा होता है सेंटर का। तो ये चूँकि अब मध्य प्रदेश में 52 ज़िले हैं, तो 52 ज़िलों में तो ये केस नहीं आएंगे, कभी किसी एक आध ज़िले में आएगा कोई ऐसा वायलेशन, पकड़ा जाएगा, ऐसा ट्रांजैक्शन हवाला का वहाँ से पकड़ा जाएगा। अच्छा, उसमें फिर किसी ऑर्डिनरी वकील को हम ये कहें कि जो आमतौर पे क्रिमिनल की प्रैक्टिस करता हो या जो आमतौर पे सिविल की वकालत करता हो, है ना, क्योंकि सिविल और क्रिमिनल के जो लॉयर हैं वो अलग अलग होते हैं यूजुअली, तो उनको अपॉइंट नहीं किया जा सकता इसमें। अब ऐसे मामले में हमें चाहिए एक स्पेशलिस्ट आदमी, एक विशेषज्ञ आदमी जो समझता हो फेरा को, फेमा को, या हम कहें कोफे पेसा को, जो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन रूल्स वगैरह जो है उसको समझता हो, हवाला ट्रांजैक्शन क्या होती है ये समझता हो। जैसे मेरे पास इसका पहला केस कई सालों बाद आया था, मेरे ख्याल से शायद 2010 में आया था या 11 में, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन सर्विस के बहुत बाद में आया था। तो जब वो केस आया था तो वो मेरी भी समझ में नहीं आया कि कुछ पैसे जब्त हुए थे, वो कुछ 1 करोड़ 60 लाख या 1 करोड़ 70 लाख रुपए ऐसे कुछ कैश अमाउंट था, और इलेक्शन का टाइम था। हाँ, ये शायद स्टेट में का था या कौन सा इलेक्शन था मुझे ध्यान नहीं। खैर, तो उसके लिए पुलिस जो इनिशियली जो कार्रवाई कर सकती थी उन्होंने की, और उस आदमी को मैंने पुलिस रिमांड पे दे दिया। फिर बाद में दिल्ली से एक लॉयर मेरे यहाँ अपीयर हुए, और ही रिप्रेजेंटेड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एज वेल एज CBDT जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, उसको वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, साथ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो देखती है इन चीज़ों को, उनको, अच्छा, इनके केस मैंने ही पहली बार सुने थे, मेरे पास ही पहली बार आए थे, तो ये समझना मुश्किल था। लेकिन वो लॉयर बड़े सुलझे हुए, बड़े बुद्धिमान, और मैं कहूँ कि मुझसे ज़्यादा इंटेलेक्ट वाले थे, बेहद होशियार व्यक्ति थे। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि ये क्यों हवाला का ट्रांजैक्शन है, क्यों मैं इसमें अपीयर हो रहा हूँ, क्योंकि उन्हें पहले मैंने परमिशन नहीं दी थी अपीयर होने की, भाई पुलिस है तो इसमें APP इसका जो है मेरे यहाँ जो अपीयर होता है वो काम कर लेगा। तो उन्होंने कहा था नहीं सर, ये नहीं कर पाएगा, और इसमें ये स्पेशल परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट का ये नोटिफिकेशन है गजट का, ये मैं अपॉइंट हुआ हूँ। तो उन्होंने वो सारे डॉक्यूमेंट मेरे सामने रखे। फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि क्यों इसमें ED इंटरेस्टेड है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंटरेस्टेड है। एक तो हवाला का पैसा है, इलेक्शन में मिसयूज़ हो सकता था, दूसरा है बाहर से आया है, ये कहीं डॉलर्स में आया था या रुपए में कन्वर्ट हुआ, और ये जो पकड़े गए हैं ये कैरियर्स हैं एक्चुअली, ये एक्यूज नहीं है। मेन एक्यूज तक अगर हमें जाना है तो हमें और आगे परसू करना पड़ेगा, और वो परसुएंस जो होगा या वो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी जो होगी, इट विल गोज़ टू बॉम्बे, और अलग अलग देशों के उन्होंने नाम बताया कि वहाँ तक साहब इसकी जांच जाएगी, और फिर उन्होंने वो क्लेम किया था। तो मेरा कहने का मतलब इतना सा है, जैसा साक्षी ने पूछा अभी कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर, तो ही वाज द वन एडवोकेट हु वाज अपीयरिंग इन दैट पर्टिकुलर केस ओनली। वो दिल्ली से केवल इसलिए आते थे, डेट भी उसी हिसाब से वो लेते थे, या मैं इसी हिसाब से उनकी डेट को एडजस्ट करता था, सो दैट वो इजीली अपीयर कर सकें। उनकी जो डेट्स वहाँ सुप्रीम कोर्ट में या दूसरे हाई कोर्ट वगैरह में, दिल्ली में या लोअर कोर्ट में लगी हुई हैं, वो क्लैश ना करें, और आने जाने के लिए उनको पर्याप्त समय मिल जाए। तो यूजुअली हम उसकी ट्रायल जो है वो किसी नॉन वर्किंग सैटरडे को और या फिर फ्राइडेज़ को रखते थे, जब सैटरडे संडे ऑफ होता था, जिससे उनको जाने के लिए कम से कम 1 दिन मिल जाए और 1 दिन रेस्ट के लिए मिल जाए। अच्छा, दूसरा ये कारण है, फर्दर एक कारण इसका ये भी है कि जब वो एक्सपर्ट आदमी आता है जिसने सारी ज़िंदगी, अब वो मुझसे कुछ बड़े थे उम्र में, तो उस समय उनकी मतलब 12-15 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, शायद 12-13 साल पहले की, तो उस समय उनकी वकालत लगभग 40 साल की थी इस फील्ड में। मतलब वो ED को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो CBDT को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहे थे। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वकील इंदौर हाई कोर्ट में उस समय काफ़ी थे और लोअर कोर्ट में भी थे, लेकिन चूंकि मामला ED से और हवाला से जुड़ा हुआ था तो वो अपीयर हुए थे। तो ये केस मैंने एक मिसाल दी है कि स्पेशल जो काउंसिल है
या स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है वो अपॉइंट किया गया था, और वो स्पेशलिस्ट होते हैं उस विषय के। इसमें बहुत ज़्यादा एक्चुअली पॉलिटिक्स इस तरह वाले केसों में नहीं चलती है, जो सेंसिटिव मामले होते हैं, जो राज्य की सुरक्षा से जुड़े हों या ये फॉरेन एक्सचेंज के रेगुलेशन से जुड़े हों। क्योंकि वो जो एडवोकेट आए थे उस समय बीजेपी का रेजीम था अधिकतर उसमें, और लेकिन वो जो है सेंट्रल में यूपीए की गवर्नमेंट थी, मुझे अच्छी तरीके से याद है। और वो ही वाज ए पर्सन ऑफ आरएसएस मेंटालिटी, आरएसएस की विचारधारा के व्यक्ति थे। तो पहले तो उनको जब मैं पता पड़ा कि मैं भी उसी से बिलोंग करता हूँ तो बड़े खुश हुए, और फिर मैंने उनसे पूछा कि आपका अपॉइंटमेंट हो कैसे गया, क्योंकि जैसा मेरा विचार था कि आई थॉट कि दे ऑल वर और दे ऑल आर द पब्लिक पॉलिटिकली, जिनको कहना चाहिए ना कि पॉलिटिकल वो पैट्रोनेज दिया जाता है, उस तरह के अपॉइंटमेंट होते, तो हाउ कम यू आर अपीयरिंग इन दिस केस। तो उन्होंने बताया कि साहब इसमें स्पेशलाइजेशन चाहिए, और चूँकि स्पेशलाइजेशन चाहिए तो फिर यहाँ ये काउंट नहीं करता कि सरकार किसकी है, ये किसका है। डिपार्टमेंट खुद नाम रिकमेंड करता है कि ही इज़ कम्पिटेंट इनफ टू हैंडल दिस केस, एंड देयर आफ्टर गवर्नमेंट इशूज़ ए नोटिफिकेशन और इशूज़ ए लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर मी। तो वो अपीयर हुए थे, तो एक केस साक्षी ये स्पेशल उसका था कि स्पेशल अपॉइंट होते हैं। एनी फर्दर क्वेश्चन और डाउट? No doubts. Okay, so we can move forward. तो ये इसका प्रोविज़ो था। नेक्स्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था, साक्षी का क्वेश्चन था कि कैसे अपॉइंट होते हैं ये। तो द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल इन कंसल्टेशन विद द डिस्ट्रिक्ट जज prepares a panel of names of persons who are in his opinion fit to be appointed as public prosecutors or additional public prosecutors for the district। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि कलेक्टर जो है यहाँ उसका नाम दिया गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्योंकि हर कलेक्टर एक्स ऑफिशियो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उस जिले का। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द सेशंस जज शैल प्रिपेयर ए लिस्ट या पैनल ऑफ नेम्स। वो पैनल तैयार होता है, उसको हम कहते हैं पैनल लॉयर्स। ये सब जो अपॉइंटमेंट होते हैं ये पॉलिटिकली होते हैं, ठीक है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज के पास खुद तो कोई सोर्स होता नहीं, भाई मैं किसी ज़िले में पदस्थ हूँ फिर किसी अगले में चला जाऊँगा, तो आई डोंट नो कि कौन से यहाँ अच्छे लॉयर्स हैं, कौन से वकील बहुत अच्छे हैं। मुझे व्यक्तिगत जानकारी नहीं होगी तो मैं क्या करूँगा, मैं बार वालों को बुलाऊँगा। बार मतलब बार काउंसिल ऑफ बार एसोसिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। और मैं उनसे पूछूंगा कि भाई ये नाम जाने हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए, तो आप अपने यहाँ से कुछ नाम दे दें। और कई बार मेरी खुद की व्यक्तिगत जानकारी में एक आध नाम होता है कि ये आदमी। हाँ सोनम पूछिए। सर, एक बार काउंसिल ऑफ स्टेट होता है और एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग से होता है क्या? आपने अभी बोला था। मैंने फिर सुधारा उसको, बार एसोसिएशन। ओके। बार एसोसिएशन जिले में जो होता है उसका हिंदी में होता है जिला अधिवक्ता संघ, ठीक है। राज्य में होती है वो होती है राज्य विधिज्ञ परिषद, स्टेट बार काउंसिल। अब नाम उसमें किसी भी स्टेट का आगे लगा लें, आखिरी में स्टेट बार काउंसिल ही आएगा। हिमाचल प्रदेश स्टेट बार काउंसिल, मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल, उत्तर प्रदेश स्टेट बार काउंसिल। बार काउंसिल का हिंदी में होता है विधिज्ञ परिषद, जो उनके उस पर लेटर हेड पे छपा है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है भारतीय विधिज्ञ परिषद है। इसके अंडर में सारे जो एडवोकेट्स के एनरोलमेंट वगैरह हैं, उनकी गवर्निंग बॉडी है एक तरह से ये। और इसी ने लॉ में बहुत अच्छे एजुकेशन सिस्टम की, हाईली क्लासिफाइड या हाईली इक्विप्ड एजुकेशनल सिस्टम की शुरुआत की, जिनको हम NLUs कहते हैं। अगर ये बार काउंसिल ना होती और इतने अच्छे लॉयर ना होते तो ये NLUs ना खुलते और हमें इतने अच्छे स्कॉलर ना मिलते। तो स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे सोनम जो होता है ये है बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इस जहाँ तक, चूँकि वो शब्द ज़्यादा यूज़ में आता तो वो मैं कह गया, लेकिन जहाँ तक ये ज़िले का संबंध है तो यहाँ पे होती है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, जिला अधिवक्ता संघ इसको कहते हैं। जिला विधिज्ञ संघ नहीं कहते इसको, जैसे राज्य विधिज्ञ परिषद है वो भारतीय विधिज्ञ परिषद है। जिले में जो रहेगा जिला विधिज्ञ संघ नहीं होगा, जिला विधिज्ञ इस तरह का नाम नहीं आएगा, ये होगा जिला अधिवक्ता संघ,
डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, तो उनके कंसल्टेशन से ये जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये तैयार करते हैं। और इसका तरीका क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शेल का कंसल्ट द डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एंड आफ्टर कंसल्टेशन और कंसल्टेशन नहीं होता, एक तरह से उनसे नाम ही मांग लिए जाते हैं। कलेक्टर इस पचड़े में नहीं पड़ता कि किसको भेजना किसको नहीं भेजना। एक आध नाम वो किसी पॉलिटिकल उसमें क्या कहते हैं प्रभाव में आगे रख सकता है कि 12 नाम डीजे ने भेजे, एक और बढ़ा दे और फॉरवर्ड कर दे स्टेट को। लेकिन बाय एंड लार्ज होता ये है, आमतौर पर होता ये है कि वो उनसे बोल लेता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन कंसल्टेशन विद सेशंस जज प्रिपेयर ए पैनल ऑफ नेम्स of persons who are in his opinion fit to be appointed as public prosecutors or additional public prosecutors for the district। अब यहाँ दोनों की बात हो रही, पीपी की भी बात हो रही है। पीपी शॉर्ट फॉर्म ले रहे हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए या लोक अभियोजक के लिए। एपीपी हम नाम ले रहे हैं एडिशनल या जो सहायक या अतिरिक्त जो जिला अभियोजक है उनके लिए। वो दोनों की लिस्ट एक ही साथ जाती है। उन्हीं में से कुछ लोग इस पर पीपी पे आ जाते हैं, कुछ लोग एपीपी पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस हुआ जो बिना सेशन जज के कंसल्टेशन के पूरा नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, सेशन जज भी इसमें जो अधिवक्ता संघ होता है उस जिले का, उनके पदाधिकारियों को बुला के, यूजुअली उनके सचिव वगैरह को बुला के और अध्यक्ष को बुला के इसको ये नाम मांग लेते हैं, या वो जो लेटर आया होता है स्टेट से या डीएम के यहाँ से उसको एज इट इज़ फॉरवर्ड कर देते हैं। कई बार अपना एक कवर वो लगा करके, कवर लेटर लगा करके कि ये हमें प्राप्त हुआ है और इसमें इस ज़िले के लिए जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है पीपी जो है या और जो एपीपी हैं उनका अपॉइंटमेंट किया जाना, तो कृपया आप इसमें नाम भेजिए। ठीक है, तो वो नाम वहाँ से अपने ऑफिस से ही भेज देते हैं और उन्हीं को डीजेएसएस देखने के बाद में एक बार, और फिर उनकी कुछ शर्तें रहती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या उनकी शर्तें होती, क्या क्या उनकी क्वालिफ़िकेशन होती हैं। उसको करने के बाद वो कलेक्टर को भेज देता, कलेक्टर फिर उसे आगे बढ़ा देता और स्टेट से अपॉइंट होके आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है एक जो प्रावधान है वो है सबसेक्शन 5 इसका। मैं नाम इसलिए सबसेक्शन का ले लेता हूँ कि अभी हम लोग उसी के आधार पर पढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन मैंने आप लोगों को रटने से मना किया कि सेक्शन रटिए मत। इसमें ये है कि नो पर्सन, हाँ बंदेला जी पूछिए। सर, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं जिनकी नाम डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेशन जज डिस्कस करके नाम लिस्ट देते हैं, तो वो हाई कोर्ट में भेजते होंगे ना? नहीं, वो वो भेजते हैं डिस्ट्रिक्ट जज को, और डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो भेजता है कलेक्टर को, और कलेक्टर जो है वो भेजता है शासन को। किसको? शासन, मतलब सरकार को। तो मतलब सरकार को तो भेजते नहीं, किस ऑफिस में भेजते होंगे? ये यूजुअली जाती है, कई बार गृह विभाग को जाती है, कई बार 2 कॉपी जाती हैं इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड लीगल अफेयर्स और होम डिपार्टमेंट। और ये अपॉइंटमेंट जो होता है ये यूजुअली जो इसके हैं होम डिपार्टमेंट या लॉ एंड लीगल अफेयर्स के जो इंचार्ज हैं वहाँ से इनका अपॉइंटमेंट होता है। ये लोअर कोर्ट के जो अपॉइंट हो रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन, इसमें जिलों के लिए हम जहाँ पढ़ रहे हैं 3, 4 और ये 5 जहाँ हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हाई कोर्ट का रोल बहुत ज़्यादा नहीं होता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो रोल आया था वो हमने पढ़ा था, जो हाई कोर्ट के लिए अपॉइंट होते हैं उनमें, या जो स्पेशल जो अपॉइंट हो रहे हैं जिलों के लिए उनमें। ठीक है, तो कलेक्टर जो तैयार करेगा वो शासन को भेजी जाती, गवर्नमेंट को भेजी जाती है। हाँ पूछिए। और सर, जैसे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के नाम होते हैं तो वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की लिस्ट बना के भेज दूंगी ना? नहीं, इसमें जो अपॉइंटमेंट होता है वो केवल प्राइवेट लॉयर्स का होता है, जो ऑलरेडी अगर एडीपीओ है या डीपीओ, उनके नाम इसमें नहीं जाते, क्योंकि दे आर नॉट एडवोकेट और लॉयर्स, दे आर गवर्नमेंट ऑफिसर्स। और गवर्नमेंट ऑफिसर या कोई भी ऑफिसर वकालत नहीं कर सकता है किसी कोर्ट में क्योंकि वो ऑलरेडी सैलरी पा रहे हैं स्टेट से, उनको सैलरी मिल रही है और सैलरी के आधार पर वो काम कर रहे हैं। तो इसमें जो इंडिपेंडेंट लॉयर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनका जो ऑफिस बियरर है उनके नाम जाते हैं, मतलब स्वतंत्र वकीलों के नाम इसमें जाते हैं,
इसमें डीपीओ मतलब प्रोसिक्यूशन ऑफिसर वगैरह के नाम नहीं जाते हैं, क्योंकि वो वकील नहीं है, वो एक्चुअली सैलरीड पर्सन है जिनको स्टेट सैलरी दे रहा है। ओके सर। तो जो पीपी होते होंगे उनको भी तो सैलरी मिलती होगी। हाँ, उन्हें भी सैलरी मिलती है, लेकिन जैसे एक उसका नाम चला गया, मान लीजिए पीपी का नाम चला गया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए नाम चला गया, वो अपॉइंटमेंट होके वहाँ से आ जाएगा, फिर वो स्टेट के खिलाफ कोई केस नहीं लड़ेगा, उसका ऑफिस लड़ता रहेगा। मतलब जूनियर वगैरह उसके जो है वो अपने नाम से काम करते रहेंगे, उस ऑफिस का नाम हट जाएगा, उन सीनियर का नाम जो ऑलरेडी एडवोकेट जनरल या सॉलिसिटर जनरल या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल या एडिशनल एडवोकेट जनरल या पीपी बन गए हैं, तो उनका नाम वकालतनामे में से काट दिया जाएगा, रहेगा उन्हीं के ऑफिस चलेंगे केस सारे के सारे, लेकिन वो अपीयर नहीं होंगे, वो तो विरोध में खड़े होंगे, लेकिन उनके ऑफिस के लोग अपीयर होते रहेंगे। ये मैंने पहले ही बताया था कि ये डिस्कशन हो चुका अपना। एनी डाउट? चलिए, तो अभी हम पढ़ रहे थे कि इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन से क्वालिफ़िकेशन जो है वो सबसेक्शन 5 में जो दी गई है, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। हाँ सोनम। सर आपने पहले ये बताया था कि अगर किसी पर्सन के फेवर में अगर केस लड़ती हैं तो फिर उसके अगेंस्ट नहीं लड़ती हैं, ज्यादातर ऐसा होता है, आपने बताया था, आप भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन सर जैसे अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट में कोई एक पर्सन तो होता नहीं है और उसपे तो पर्सन चेंज भी होते रहते हैं, तो फिर क्या तब भी नहीं लड़ सकते उनके अगेंस्ट? नहीं, उनके अगेंस्ट लड़ सकते हैं। ये एडवोकेट्स एक्ट में थोड़ा सा फ्रीडम दी गई है। जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए आप एक इंडिपेंडेंट लॉयर हैं, ठीक है, मान लीजिए आप सिविल जज के एग्ज़ाम में नहीं बैठना चाहती हैं, आप ये चाहती हैं कि जब आप 35 की हो जाएं तो सीधे एडीजे बन जाए, और मतलब HJS में जो हायर जुडिशल सर्विस है, इट्स एब्रीविएटेड एज HJS, हायर जुडिशल सर्विसेज, हर स्टेट में ये होती है। और आप ही चाहते कि सिविल जज में अभी बनूंगी अगर 24-25 साल में, तो HJS बनने में मुझे 2-3 साल और ज़्यादा लग जाएंगे, तो क्यों ना मैं वकालत करूँ, उसके बाद में HJS बन जाऊँ सीधी, ठीक है। अब आप जो है वो बड़ी वकील हैं, आपके अंडर में जूनियर्स भी हैं 5-6, तो फिर आपके पास ऑफ़र आता है, या आप प्रयास करती हैं कि चलिए जब तक ये पीपी का पोस्ट है भाई 1-2 साल के लिए मिल जाए ये मुझे, तो ठीक है, मिल जाएगा वो पोस्ट आपको। ठीक है। अब वो जैसे ही अपॉइंटमेंट होगा सुनम उसका, उस पोस्ट पर आपका, तो अपॉइंटमेंट होगा मीनिंग देयर बाय कि आप रिप्रेजेंट करेंगी स्टेट को उन कोर्ट्स में जिन कोर्ट्स के लिए आपका हुआ है, जो मामले आपको दिए गए, ठीक है। उन मामलों में जो आरोपी थे, है ना, उनके साथ उनके फेवर में फिर आप केस नहीं लड़ पाएंगे, वो आपके लिए डिमार्केशन हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक स्टेट का सवाल है, तो सारे प्रोसिक्यूशन स्टेट संचालित करता है, सारे जितने अभियोजन हैं उनका संचालन स्टेट के द्वारा होता है, या जो हम कहें कि चार्जशीट की या चालान पेश होने की जब नौबत आती है, उसके पहले FIR दर्ज होने की नौबत आती है, वहाँ से स्टेट इन्वॉल्व में हो जाता है, या इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट बिकम्स इन क्रिमिनल केस राइट फ्रॉम द स्टेज ऑफ फाइलिंग ऑफ FIR, है ना। तो अगर आप वो सारे केस लड़ रही हैं अब स्टेट के लिए उन आरोपियों के खिलाफ, और स्टेट के बिहाफ में लड़ रही हैं, तो अब ये इसका मीनिंग ये निकालें हम एडवोकेट्स एक्ट में कि आप स्टेट के खिलाफ ज़िंदगी भर नहीं लड़ेंगे, तो कोई भी वकील GPP बनने को और ये बनने को तैयार नहीं होगा। तो यहाँ पे ये आता है, हाँ, प्राइवेट हैसियत में अगर आप लड़ रही हैं मुलजिम के खिलाफ, एक मैं कंप्लीट कर लूँ इसको, अगर प्राइवेट हैसियत में अगर आप उस मुलजिम के खिलाफ लड़ रही हैं, तो फिर आप उस मुलजिम के या सपोर्ट में लड़ रही हैं, तो बाद में उस मुलजिम के उसमें नहीं लड़ सकती हैं आप अगेंस्ट में, प्राइवेट कैपेसिटी में। लेकिन गवर्नमेंट कैपेसिटी में जहां आपने किसी गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ा है, तो सरकार के खिलाफ दूसरे सारे केस जब भी आप वो पोस्ट छोड़ेंगे उसके बाद लेकर के फुल फ्लैश वकालत कर सकती हैं। हाँ साक्षी, पूछिए। सर आपने बताया कि जो APP होते हैं सर, वो PP नहीं बन सकते हैं क्योंकि उनको पहले से ही सैलरी मिल रही होती है इस टाइप से, या वो पहले से ही ऑफिसर रहते हैं? बट सर ये एक्सप्लेनेशन के बाद थोड़ा अंतर करिए। मैंने ये नहीं कहा APP PP नहीं बन सकते हैं, मैंने ये कहा कि DPO और ADPO PP नहीं बन सकते हैं। ADPO और DPO एक एग्ज़ाम है जो PSC कंडक्ट करती है,
या जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है वो कंडक्ट करता है, और उसके बाद वो अपॉइंटमेंट देता है आपको सैलरी बेसिस पे। और उस समय जब आप डीपीओ की पोस्ट ज्वाइन करते हैं या एडीपीओ की पोस्ट जब आप ज्वाइन करते हैं, तब आपको अपनी सनद जो है वो सस्पेंड करानी होती है इन द सेंस आपको बार काउंसिल को लिखना होता है कि मेरा सिलेक्शन अब शासकीय सेवा में हो गया है, क्योंकि ये जो है ये आपकी जो नौकरी है सैलरी है, इसमें सैलरी मिलती है 40-50 हज़ार रुपये, ठीक है। और इसमें भत्ते वगैरह वो सब मिलता है, चारे वगैरह आपको मिलता है, टीएडीए मिलता है आपको, और वो सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं जो एक गजेटेड ऑफिसर के होते हैं। तो आप सैलरीड पर्सन हो जाते हैं तो आपकी सनद जो है वो सस्पेंड हो जाती है, लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन जो थी वो आपकी सनद या आपकी एलएलबी की डिग्री थी जिसके आधार पे आपका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन वहाँ सिलेक्शन होने के बाद आप वो सनद सस्पेंड करा देते हैं और सरकार के एम्प्लॉय हो जाते हैं। और सरकार का कोई एम्प्लॉय इसमें पीपी वाले इसमें जहाँ नॉमिनेशन होना है स्टेट के द्वारा, वहाँ जाने के लिए वो पात्र नहीं होता। अब पूछिए। सर बट इसमें लिखा हुआ है रेगुलेशन कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स। हाँ, कहाँ लिखा हुआ बताइए। सर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है सर, उसके नीचे ए पॉइंट है वो। हाँ, तो इसमें हम